नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तो दोपहर के 3 बजने वाले हैं और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और बड़ी खबर है फिल्म सिटी से जुड़ी हुई। अगले 3 साल में नोएडा में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो 3 साल का वक्त यहां पर दिया गया है। फिल्म सिटी को जो बनाने में बजट आएगा वो 10,000 करोड़ का है। और राजू श्रीवास्तव ने एक बहुत बड़ा बयान सोनभद्र में दिया है। बनारस में मिनी फिल्म सिटी बनेगी, कानपुर रामपुर के पास मिनी फिल्म सिटी की योजना है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था। अगर हम बात करें एयरपोर्ट की तो उसका प्लान अब तैयार है, उसको बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। तो फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, जो सारा विकास, जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी खबर है। राजू श्रीवास्तव का कहना है कि अगले 3 साल में नोएडा में फिल्म सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये विश्व स्तरीय फिल्म सिटी है और ये कहा भी गया है बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से कि ऐसे में लोगों को कहीं दर-दर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि राजनीति भी इस पर हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी जी ने जो हमें निर्देशित किया है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही आधुनिक फिल्म सिटी बनानी है, विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनानी है, जिस फिल्म सिटी के अंदर सारी सुविधाएं हों, पोस्ट प्रोडक्शन की सुविधा हो। एक बार फिल्म की यूनिट उसमें एंट्री करे तो फिल्म को कंप्लीट करके बाहर निकले। इसलिए इसका बजट भी बहुत हमें अच्छा दिया गया है। 10,000 करोड़ तक का इसका बजट होगा और योगी जी बहुत गंभीर हैं इसके कंप्लीटेशन को लेके। मुझे लगता है ये 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। तो यूपी काफ़ी बड़ा है, नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, इसकी जगह और भी कोई मिनी फिल्म सिटी बनाई जाएंगी? देखिए, यहाँ की उत्तर प्रदेश की ज़रूरत तो 4 फिल्म सिटी की है। सबसे बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश। तो एक फिल्म सिटी जो कि जल्दी बनने वाली है वो है नोएडा की। बाकी जो हमारे पास सुझाव भी आ रहे हैं और जो भी सुझाव आते हैं मैं मुख्यमंत्री जी के सामने निवेदित कर देता हूँ। उसमें एक सोनभद्र के पास है, एक बनारस के पास है और एक कानपुर की तरफ है और एक रामपुर साइड, रामपुर के आसपास की भी एक योजना है जो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले नोएडा वाली को कंप्लीट करके ये छोटी छोटी भी बनाई जाएंगी। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विशाल, हर कोई इंतजार कर रहा है फिल्म सिटी बनने का। फिलहाल क्या कुछ बड़ी बातें आज राजू श्रीवास्तव कह गए हैं? देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस समय पूरा यूपी जो है, पूरा यूपी क्या पूरा देश, जिस तरह से योगी जी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए कहा है और जिस तरह से मुंबई में अभी योगी जी गए तो उनका विरोध भी हुआ था जिस तरह से, तो उसको लेकर के बहुत बड़ा राजू श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष है, उन्होंने बयान दिया है कि 10,000 करोड़ की लागत से ये नोएडा में फिल्म सिटी बनेगी और इसके अलावा 3 अन्य छोटी फिल्म सिटी बनेगी जो क्या कहते हैं बनारस में, सोनभद्र में, कानपुर में और एक रामपुर के आसपास 4 मिनी फिल्म सिटी बनेगी। उन्होंने ये भी बड़ा बयान दिया कि जो बॉम्बे के अंदर जो है वो 10 फिल्म सिटी आएंगी, जो एक फिल्म सिटी नहीं 10 फिल्म सिटी है। और जो जिस तरह से ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बॉम्बे से लेकर के जो योगी जी क्या कहते हैं नोएडा फिल्म सिटी क्या कहते हैं करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस तरह से 10 फिल्म सिटी क्या कहते हैं बॉम्बे में है, तो उसी तरह से यूपी में भी जो है 4 छोटी और एक बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। जी बिल्कुल विशाल, अभी कुछ दिन पहले जब मुंबई गए थे मुख्यमंत्री तो वहां भी फिल्मी कलाकारों से मुलाकात की थी। तो यानी कि केवल ये वादा नहीं है बल्कि अभी धरातल पर भी उतरने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका जानकारी के लिए। तो किसानों से अटल संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किश्त जारी की है और इसके साथ ही 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों को समझाया, बताया कि सरकार उनके हित में फैसले ले रही है। तो विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला और किसानों से कहा कि विपक्ष उन्हें नए कानून के मसले पर गुमराह कर रहा है। मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है।
और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर हाल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने किसान फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों के साथ संवाद भी किया। इसी क्रम में यूपी के महाराजगंज जिले के किसान राम गुलाब से प्रधानमंत्री ने सीधे बात की। राम गुलाब जी नमस्ते। प्रणाम सर, आपके चरणों में। हमारा नाम राम गुलाब है। मैं बनग्राम बीट मरकदवा राजा जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के एक छोटा किसान हूं। मेरे पास महोदय 1.5 एकड़ जमीन है। इसमें हम धान, गेहूं और सब्जी की खेती करता हूं। मेरे परिवार में महोदय मेरे माता पिता एवं 3 बच्चे एवं उनकी बहुएं भी आ चुकी हैं। कुल 10 परिवार से हम रहते हैं एक साथ। तो इतनी छोटी जमीन का टुकड़ा और इतना बड़ा परिवार, आपने कैसा व्यवस्था क्या नई बनाई है? सर, हम एक किसानों के साथ मिलकर के एक एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें हमारे 100 किसानों से हम महोदय शुरू किए हैं, जिसे आपसे कहने में बड़ा खुशी, आभार व्यक्त करते हैं कि आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। और वो खेती जो है सबके साथ मिला करके एफपीओ के द्वारा हम सर करते हैं। वह शकरकंद की खेती नए प्रजाति में इस समय कर रहे हैं। अच्छा, आपके 100 के 100 किसान जो है, जिनका आपने समूह बना दिया है, एफपीओ बनाया है, सबके सब शकरकंद की खेती करते हैं? नहीं सर, अभी इन साल नया फसल ये आई है। और हम पहले सर धान, गेहूं एवं सब्जी की खेती अधिक मात्रा में करते थे। इस समय लगभग 10 टन देने के लिए एग्रीमेंट अहमदाबाद कंपनी से महोदय हम इस समय किए हैं। जिला महाराजगंज सभागार में, कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसमें कृषि विभाग एवं नाबार्ड और महोदय एक एनजीओ महाराजगंज के मुख्य धार हैं विनोद कुमार तिवारी सर, इनके माध्यम से हम। तो ये आपके साथ जो 100 किसान जुड़े हैं, उसमें बड़े किसान हैं कि छोटे किसान हैं? सर, उसमें सब छोटे छोटे किसान हैं और सब बनटांगिया के ही किसान हैं। महाराजगंज में महोदय 18 बनटांगिया किसान, 18 बनग्राम हैं, जिनमें से पहले
100 किसान से हम जुड़ करके इस समय महोदय 300 से ऊपर किसान इसमें जुड़ चुके हैं। अरे वाह, तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? सर हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है, हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह, इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल के नहीं, ये उत्पाद का ही agreement झूठ हुआ है। फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है कि भाई इसे जमीन नहीं जाती है, हमारे फसल बिकती है, और फसल पहले बर्बाद होती थी, अब बिकती है। चलिए, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, और आपने खुद का तो किया, लेकिन छोटे 300 किसान तक आप पहुंच गए। मैं मानता हूं कि महाराजगंज में आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी और उसकी बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर, रामगोपाल महाराज जी जी की तरफ से हम आपको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहे ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। श्री राम गुलाम। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती है आज, और इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बलरामपुर से भी बड़ा पुराना नाता रहा। बलरामपुर ही वो धरा है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार संसद भवन में भेजने का गौरव हासिल किया। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर लोकसभा से चुनाव जीते और संसद में पहुंचे तो बलरामपुर की गलियों में आज भी अटल जी की स्मृतियां बिखरी हुई हैं। खगई जोत का जिस खपरेल मकान को अटल ने अपना आशियाना बनाया था, वहां आज भी उनके सामान को सुरक्षित रखा गया है और अटल के सहयोगी रहे उस समय के लोग उनसे जुड़ी हुई यादों को आज भी अपने दिलों में संजोए हुए हैं। अटल जी 57 में बलरामपुर चुनाव लड़ने आ गए। पिताजी जो कि उसमें युवा थे, उनके साथ लगे, और उस समय पार्टी कार्यालय जो बलरामपुर में था तो वहाँ सुरक्षा के कारण की दृष्टि से अटल जी वहाँ रात में नहीं रुकते थे। वो बलरामपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है खगई जोत, यहीं पे आते थे, रात में विश्राम यहीं करते थे और सुबह फिर तैयार होकर चुनाव प्रचार में जाते थे। 57, 62 और 67, 57, 62 और 67 3 चुनाव लड़ने का उनको मौका मिला। 2 जीते, 1 हार गए थे। तो हम लोग तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि अटल जी की पावन। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद आज से उत्तर प्रदेश के गांव प्रधान मुक्त हो गए हैं। राज्य के 57,978 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दरअसल एडीओ को दे दी गई है। हालांकि नोएडा के 88 तो गोंडा के 10 गांवों में अब भी प्रधान है। वहीं यूपी राज्य निर्वाचन आयोग सूबे में पंचायत चुनाव को अगले साल मार्च 2021 के पहले सप्ताह में कराने की तैयारी है और होली तक इसके नतीजे घोषित होंगे, लेकिन तब तक जो भी ग्राम पंचायत हैं उनकी जिम्मेदारी एडीओ ही संभालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि अविलंब पंचायतों के चुनाव कराने हैं, तो विभाग के द्वारा जो क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित हुए हैं सीमा विस्तार में, उनका पुनर्गठन कर दिया गया है और वार्डों के परिसीमन की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। 26 तारीख तक उस पर आपत्ति मांगी गई है। 6 जनवरी तक उसका फाइनल प्रकाशन घोषित हो जाएगा। अभी कुछ क्षेत्र नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में सीमा विस्तार में जुड़े हैं, तो उन जुड़े जिलों से भी उनके पुनर्गठन का और परिसीमन का प्रस्ताव 28 तारीख तक आना है और उसे हम लोगों को पूरा करना है। शेष 4 जिले ऐसे हैं जिनका परिसीमन पिछली बार नहीं हुआ था।
मुरादाबाद, संभल, गोंडा और गौतम बुद्ध नगर, उन जिलों का भी परिसीमन का पुनर्गठन का काम चल रहा है। 14 जनवरी तक उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे। जो इलाके ग्रामीण क्षेत्र में हैं वहाँ प्रधान चुने जाएंगे और कोई भी नया ग्रामीण इलाका शहर में आज के बाद से शामिल नहीं हो सकता है। तो वो अब आज से पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू है। उसके बाद 7 दिनों के बाद परिसीमन करेंगे ये और फिर रिजर्वेशन की कार्रवाई की जाएगी। तो अब जहाँ तक अनुमान है कि मार्च के अंदर इलेक्शंस होने की पूरी संभावना है। मार्च 2021 में पंचायती चुनाव को संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। जहां मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव तो वहीं होली से ठीक पहले नतीजों को घोषित करने के लिए पंचायती राज विभाग अपनी कमर पूरी तरीके से कस चुका है। 25 दिसंबर मध्य रात्रि से ग्राम प्रधान के सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसे में 58,758 ग्राम प्रधान, 821 क्षेत्र पंचायत, साथ ही साथ 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी के साथ साथ अन्य सभी दलों ने अब जमीन पर अपनी पूरी तरीके से ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। ये देखना और भी दिलचस्प हो जाएगा कि होली से ठीक पहले जहां नतीजे घोषित होंगे तो होली के रंग से किसके चेहरे का खिलेगा नूर, साथ ही किसके चेहरे का रंग पड़ेगा फीका। ये देखना अब और भी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।